हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर.एन. सिंह आप लोगों के पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और आज का टॉपिक होगा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना आज की टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, परमाणु क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानें परमाणु क्या है। तो परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो परमाणु की संरचना यदि देखा जाए तो परमाणु लगभग गोलाकार संरचना होता है और परमाणु प्रायः दो तरह के मूल कणों से मिलकर के बना होता है। दो तरह के मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु दो तरह के मूल कणों से मिलकर के बना होता है। एक अस्थायी मूल कण और दूसरा अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण के अंतर्गत तीन मूल कण आते हैं। वह हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि अस्थायी मूल कण के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। तो परमाणु गोलाकार संरचना होता है। इसमें देखें यदि हम तो दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण के अंतर्गत प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि अस्थायी मूल कण के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, एंटी न्यूट्रिनो आदि आते हैं। इन्हीं मूल कणों से मिल करके परमाणु बना होता है। अब यदि हम परमाणु
को देखें तो परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है। इसके छोटे से केंद्रीय भाग में बहुत छोटा सा केंद्रीय भाग होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। छोटे से केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और इस छोटे से केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। इस छोटे से केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। तब यह केंद्रीय भाग जिसको नाभिक कहते हैं, यह नाभिक धनावेशित पार्ट होगा, धनावेशित होगा क्योंकि ये धनावेशित है। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते समय ये अपनी धुरी पर चक्रण भी करते हैं। अपनी धुरी पर ये स्पिन करते हैं। जिस प्रकार से लट्टू अपनी धुरी पर नाचता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। और अपनी धुरी पर घूमते हुए, वो चक्रण करते हुए और चारों ओर इसके घूमते रहेंगे, इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहेंगे। चूँकि वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो त्रिविमीय कक्षाओं में जो है घूमेंगे, त्रिविमीय कक्षाएं होंगी। इस नाभिक के चारों ओर जो है वो घूमेंगे और वो त्रिविमीय कक्षाओं में घूमते रहेंगे। उनकी कक्षाएं जो होती हैं वो त्रिविमीय होती हैं, वृत्ताकार के रूप में न हो करके। वो वृत्ताकार, एक कक्षा तो वृत्ताकार होगी, लेकिन त्रिविमीय दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में जो है वो कक्षाएं होती हैं और वो चक्कर लगाती रहती हैं। तो इसको हम जब भी बनाएंगे ग्रीन बोर्ड पर या कॉपी पर, नोट्स बुक पर, तो वृत्ताकार ही प्राप्त होगा। ये नाभिक हो गया आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। ये पहली कक्षा है जिसको के कोष कहते हैं। पहली कक्षा को के कोष कहा जाता है। ये दूसरी कक्षा है, इसको एल कोष कहते हैं। तीसरी कक्षा को एम कोष कहा जाता है। चौथी कक्षा को एन कोष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जितने भी कक्षाएं बनेंगी वो सब के, एल, एम, एन, ओ ऐसे जो है होता चला जाएगा, उनका नाम रखते चले जाएंगे। ओ कक्षा है ये। तो अभी हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस छोटे से केंद्रीय भाग में उपस्थित होते हैं उसे नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में जितने उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सामान्य दशा में परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन इसलिए होता है कि जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चूँकि प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, इसलिए धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर हो जाती है। अतः
ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये परमाणु उदासीन हो जाता है। परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जो है परमाणु संरचना के बारे में जाना। अब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, इसे जो है जेड से प्रदर्शित किया जाता है। एटॉमिक नंबर को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अर्थात परमाणु के नाभिक में जितने धनावेश उपस्थित होते हैं उनकी संख्या ही परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। हमने मान लिया कि ये नाभिक है और नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है। इस परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है। यदि परमाणु क्रमांक दिया रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैं ये बताया हूँ कुछ देर पहले कि नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अर्थात जितना नाभिक में प्रोटॉन रहता है उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते समय वो स्पिन भी कहते रहते हैं, चक्रण भी कहते रहते हैं। अब इसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास कहते हैं इसको, एटॉमिक मास। तो हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित, हमने मान लिया कि नाभिक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये जो है द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या ही, उनकी संख्याओं का योगफल ही
द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है ए, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर पक्षांतर कर दिया जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या छोड़ देंगे, इसको जब इधर लेके आएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाएगा द्रव्यमान संख्या में से तो निकल जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड। ए जो है एटॉमिक मास है और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। ए एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या है और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। चूँकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इसलिए हम कर सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। चाहे इसे भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो अभी हम लोगों ने जो है द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी किया। अब देखिए कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 92 तथा द्रव्यमान संख्या 238 है। तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 92 तथा द्रव्यमान संख्या 238 है। तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। न्यूट्रॉन को हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में N0, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे हम, हल
दिया है Z इक्वल टू 92, A इक्वल टू 238। पूछ रहा है क्या? प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ये तीनों ज्ञात करने हैं। चूँकि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है Z परमाणु क्रमांक, तब प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 92। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 92। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 92 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 हो जाएगी। चूँकि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या A यानी 92 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 238। अब पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर कर दिया जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 238 माइनस, इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये इसको जो पक्षांतर करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 238 माइनस 92। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 6, 4 और 146। यानी प्रोटॉन की संख्या 92, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 और न्यूट्रॉन की संख्या 146। तो आप लिख सकते हैं आंसर में हमारा उत्तर होगा प्रोटॉन की संख्या बराबर
92 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 92 और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 146। तो इस प्रकार से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। और देखिए परमाणु को हम कैसे निरूपित करते हैं, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे परमाणु को निरूपित करना। हमने मान लिया कि एक परमाणु है X, किसी तत्व का एक परमाणु है X। यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक होता है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। ये ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक। जिस एग्जाम्पल के तौर पर Na11 और ये 23 अगर ऐसे सिंबल के रूप में दे दिया गया है, प्रतीक के रूप में दे दिया गया है, तो इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। इसको हम कह सकते हैं कि सोडियम परमाणु Na सोडियम का सिंबल है, सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सोडियम परमाणु के परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या जो है 23 है। तो ठीक इसके पहले जैसे हमने यूरेनियम के लिए हल किया है, इसके लिए भी हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, यानी सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या चूँकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है 11 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक। तो 23 - 11 बराबर 12। तब ये कह सकते हैं कि सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।